नमस्ते साथियों, सुबह के नाश्ते के बाद हम सब निकल पड़े मुंबई की विश्व धरोहर में गिने जाने वाला स्थान एलिफेंटा केव्स के लिए। पता करने पर पता चला कि एलिफेंटा केव जाने के लिए आपको गेटवे ऑफ इंडिया तक जाना होगा। इसके लिए हम सब पहुंच गए मुंबई लोकल के जूही नगर स्टेशन पे और वहां से हम लोगों ने टिकट लिया मुंबई CST का, जो उसका आखिरी स्टॉपेज है। तो हम सब चल पड़े CST के लिए। मुंबई लोकल, जो कि मुंबई की जान कही जाती है, मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, यहाँ के निवासियों के लिए एक वरदान है। हम सब CST पहुँचने के बाद जब बाहर निकले तो पता करने पर लोगों ने बताया कि यहाँ से आप कोई भी बस ले लीजिए जो कोलाबा जाती हो और कोलाबा पहुँच के वहाँ से उतर जाइएगा। बस का किराया मात्र 5 रुपये था और हम सब कोलाबा स्टेशन पहुँच गए। कोलाबा स्टेशन पहुंचने के बाद मुश्किल से 5 मिनट की वॉक पर आप पहुंच जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पर बाहर आप अपने सामान का जांच कराइए, उसके बाद आप अंदर आ जाइए। जब आप एलिफेंटा केव जाने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया के चेक पोस्ट पर पहुँचेंगे तो उसी चेक पोस्ट के दाहिनी तरफ आपको एलिफेंटा का टिकट काउंटर मिल जाएगा। वो जरूरी नहीं कि आप वहीं से लें, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर कई वेंडर्स हाथ में टिकट लेकर ये कहते हुए मिलेंगे कि एलिफेंटा केव का टिकट आप ले लीजिए। 260 रुपये पर पर्सन है, बच्चों का टिकट नहीं लगता। ये जो लाइन देख रहे हैं ये एलिफेंटा केव जाने वालों की लाइन है। हम भी इस लाइन में लग लिए। यहाँ पे रास्ते में आप अपने साथ कुछ ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि 1.25 घंटे का रास्ता है। कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें साथ में रहेंगी तो अच्छा रहेगा। बच्चे अगर आपके साथ है तो पानी, चिप्स, नमकीन, जो भी आपको सही लगे आप उसको लेकर रख लीजिएगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप खाने पीने का सामान ज़रूर ले लीजिएगा। हम सब भी साथ में पानी की बोतल रखे हुए थे और कुछ खाने का सामान ले लिया था। अगर आपको धूप परेशान करती है तो अपने साथ कैप या हैट जरूर रखिएगा। हम सब भी खड़े हो गए लाइन में और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। चलते चलते हम सबका भी नंबर आ गया, लेकिन देखने पर पता चला कि ये फेरी तो भर चुकी है। हमें तो आगे बैठना था, तो भाई हमने तो उस पर जाने से मना कर दिया और लग गए अगले फेरी के इंतजार में। उस फेरी के जाने के 1 मिनट के बाद ही अगली फेरी आ गई, जो पूरी तरह से खाली थी और हम भी अपनी लाइन में सबसे आगे लगे हुए थे। तो हमें भी अपनी मनचाही सीट मिल गई। हम सब सबसे आगे जाकर बैठे, हम और मेरे साथी दोनों। और वहां से तो फिर व्यूज अच्छे आते ही हैं। हम सब ने भी यही सोचा था कि सबसे आगे बैठेंगे, इसलिए हमने उस फेरी को छोड़ दिया था और फिर इंतजार होने लगा कि कब फेरी भरे और हम सब आगे निकल चले। तो इसी के साथ साथियों हमारी फेरी भर चुकी थी और वो निकल पड़ी अपनी यात्रा पर। हमारे मन में भी काफ़ी उत्साह था कि हम सब भी जा रहे हैं एलिफेंटा केव, जिसको आज तक केवल टीवी में देखा, जिसके बारे में केवल जान रखा था, सुन रखा था। वहाँ जाने का आज मौका मिल रहा था। एलिफेंटा केव गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस यात्रा में करीबन 1 घंटे का समय लगता है। तो हमारी फेरी चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद हमें इतने सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दिए। पहले तो सोच रहे थे कि समुद्र बिल्कुल वीरान होगा, वहाँ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे बड़े बड़े जहाज, जिनको आज तक केवल टीवी पे देख रखा था, उनको देखने का अवसर मिलने लगा। समुद्र के चारों तरफ एक नहीं सैकड़ों की संख्या में जहाज खड़े थे। चूंकि ये जहाज काफ़ी बड़े होते हैं, सागर तट तक नहीं आ सकते, इसलिए इनको सागर तट से कुछ दूर रोक दिया जाता है और वहाँ से ये जहाज से लोग छोटी छोटी नावों के द्वारा या स्टीमर के द्वारा तट तक आते हैं। ऐसे ऐसे जहाज थे जिनको देखकर आश्चर्य हो रहा था कि हमारी इंजीनियरिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हजारों टन वजनी जहाज पानी में ऐसे खड़े थे जैसे फूल। कुछ जहाज थे जो मालवाहक थे, कुछ जहाज ऐसे थे जो ज़मीन से तेल निकालने का काम करते थे, कुछ जहाज ऐसे थे जो बड़े बड़े सामान को इधर से उधर ले जाते थे, जिनको कार्गो शिप भी बोलते हैं। हमें एक यात्री जहाज भी दिखा जो काफ़ी बड़ा था। तो हम सब इन नज़ारों को देखते हुए, उनको अपने कैमरे में कैद करते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ लोगों का कहना था कि यदि मौसम साफ हो, धुंध बिल्कुल ना हो, तो गेटवे ऑफ इंडिया से जैसे आप निकलेंगे आपको एलिफेंटा केव के द्वीप एक पतली लाइन के रूप में दिखाई देंगे।
लेकिन मौसम इतना साफ हो पाना लगभग असंभव होता है। हम लोग भी जब चले तो धुंध थी। खैर ये जाड़े का जनवरी का महीना था, 5 तारीख थी जनवरी की, लेकिन मौसम इतना खुशगवार था कि हम लोग सब सोच रहे थे कि अगर कहीं गर्मी में आए होते तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते। गर्मी बिल्कुल नहीं थी, ठंडी हवा चल रही थी और हमें ठंडक लग भी नहीं रही थी। सो एक खुशनुमा मौसम था जिसका आनंद लेते हुए हम सब चल पड़े अपनी एलिफेंटा की यात्रा पर। तो साथियों, आप भी इन नज़ारों का आनंद लीजिए और हमारे साथ सफ़र में बने रहिए। करीबन 1 घंटे की यात्रा के पश्चात हमें एलिफेंटा द्वीप दिखाई देने लगा था, जो कि आप सामने देख रहे हैं। और इसके आसपास 50 की संख्या में स्टीमर खड़े थे। जो यात्री यहाँ पर आते हैं वो उनको लेकर आए थे। यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो स्टीमर की सर्विस सुबह 9 बजे शुरू हो जाती है और आखिरी स्टीमर जाता है 2 बजे। और वापसी की बात करें तो वहाँ से 2 बजे से स्टीमर वापस आने लगते हैं और आखिरी स्टीमर वापस आता है करीबन 5:30 बजे। हम सब भी करीबन 2:30 बजे के आसपास एलिफेंटा के पहुँच गए थे। और वहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहले हमारी नाव किनारे लगी। नाव को किनारे लगते हुए देखना भी अपने आप में एक सुखद अनुभव है। कैसे इसको दिशा दी जाती है और कैसे ये संभालते हुए धीरे धीरे आके सागर तट के किनारे लग जाती है। हमारी नाव भी लग गई थी और हम सब भी संभल के उतरने लगे। नाव से उतरते समय आप लोग एक बात ध्यान रखा कीजिए कि नाव हिलती बहुत है, इसलिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको पकड़ कर उतरे तो आपकी सेफ्टी बनी रहेगी। हम सब भी संभल कर नाव से उतरे और आगे बढ़ चले। एलिफेंटा द्वीप अपने आप में काफ़ी विकसित है और यहाँ पर लगभग हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि चूँकि ये लंबा सफ़र है तो अपने साथ कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर रख लीजिएगा। अगर आप नहीं रख पाते तो कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। हर तरह के स्नैक्स, बिस्किट, चिप्स, जूस, फल, मिठाई, कुछ भी आप चाहेंगे सब यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि यहाँ से एलिफेंटा गेट के प्रवेश द्वार तक एक ट्रेन चलती है जिसको टॉय ट्रेन कहते हैं। छोटी सी ट्रेन है, एक अच्छा सफ़र है। तो हम लोगों ने उसके काउंटर को पता किया। जैसे सामने आप देख रहे कि लिखा हुआ है एलिफेंटा मिनी ट्रेन टिकट हेयर। आप जाइए वहाँ पे, एक तरफ का 5 रुपये और आने जाने का 10 रुपये किराया है मात्र प्रति व्यक्ति। तो हमने भी इस टिकट को लिया, अपने साथ कुछ स्नैक्स लिए और चल पड़े प्लेटफॉर्म की तरफ जहाँ से ट्रेन मिलनी थी। तो आगे जाने पर हमने देखा कि रेल की पटरियाँ बिछी हैं जो बिल्कुल पतली सी हैं टॉय ट्रेन की। और यहाँ पे सभी लोग खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन के आने का। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी लगातार है। ट्रेन यहाँ से जाएगी, वहाँ पर लोगों को छोड़ेगी और मुश्किल से 1 मिनट रुकेगी। उसके बाद वहाँ से लोगों को लेकर तुरंत यहाँ पर आ जाती है। इस पूरे सफ़र में 7 से 8 मिनट या 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन एक बहुत ही रोचक और सुहावना सफ़र है, अनोखा सफ़र है। मेरे ख्याल से शायद आप इस तरह की ट्रेन में पहले कभी ना बैठे हों, तो टिकट लीजिएगा और इस सफ़र को ज़रूर कीजिएगा। हम सब भी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर के बाद छुक छुक करती ही ट्रेन आई। इसको देखकर अपने आप में ही एक रोमांच हो रहा था, एक अजीब सा एहसास, जैसे बचपन में खिलौने को देखकर होता है वैसा हम लोगों के अंदर भी हो रहा था। सभी बहुत ही उत्सुक थे और व्याकुल थे इस पर बैठने के लिए। ट्रेन आ रही थी और धीरे धीरे वहां पर आकर रुक गई। हम भी जल्दी से चढ़कर अपनी जगह ले लिए और इंतजार करने लगे कि कब ये ट्रेन चले। और आपको पता है ट्रेन बिल्कुल भी नहीं रुकी। मुश्किल से 2 मिनट उसको वहां लगे, लोग चढ़े और ट्रेन तुरंत चल दी। सफर बहुत ही रोमांचक था। एक अजीब सा उत्साह था, जैसे बच्चे खिलौना देखकर उत्साहित होते हैं वैसे हम सब इस ट्रेन में बैठकर उत्साहित थे। ट्रेन चलती जा रही थी। बगल में आप ये पत्थरों को देख रहे हैं, उनके बगल में सागर था जिस पर ये टापू है और यहाँ से ये ट्रेन जा रही थी। रास्ता करीबन 700-800 मीटर का है और हमारी ट्रेन को लगभग 10 मिनट लगे। स्पीड बहुत ही मामूली थी। एक अलग ही अनुभव था। हम सब भी पहुँचते जा रहे थे। कई लोग रास्ते में ऐसे मिले जिन्होंने इस ट्रेन को छोड़कर पैदल जाना उचित समझा और वो पैदल भी जा रहे थे। पैदल का भी अपना एक मज़ा है। ट्रेन से भी जाएंगे तो उसका भी अलग ही मज़ा है। पैदल में आप चाहे जहाँ रुक सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, जान सकते हैं।
और ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन तो वहीं रुकेगी जहाँ पर उसको रुकना होगा। तो हम सब भी ट्रेन से जा रहे थे और आसपास की चीज़ों को देख रहे थे। हाँ, एक बात अजीब लगती है कि हम पर्यटक, हम खासतौर पे हिंदुस्तानी घूमने फिरने वाले कहीं पर भी जाते तो अपने निशान छोड़कर आते हैं। मेरा मतलब समझ गए होंगे ना आप लोग। निशान का मतलब चिप्स के पैकेट, कैंस, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, पानी की बोतलें, ये सब जहाँ तहाँ फेंक कर चले आते हैं। इससे वहाँ की सुंदरता, जो प्राकृतिक सुंदरता है, वो खत्म होने लगती है। आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप जा रहे हैं घूमने, कहीं पर भी जाएं, लेकिन अपने साथ कोई भी गार्बेज फेंक कर मत आइए। आप अपने बैग में रख लीजिए किनारे, जहाँ पर आपको डस्टबिन मिले वहाँ डाल दीजिए। ये एक जिम्मेदार नागरिक की निशानी है। तो करीबन 10 मिनट के सफ़र के बाद हम सब एलिफेंटा के उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ पर ये ट्रेन रुकती है। बस हमारी ट्रेन आकर रुकी और हम सब आराम से उसमें से उतर गए और उसके बाद आगे चल पड़े। यहाँ से उतरने के बाद पैदल चलना होता है। हम सभी पैदल चल पड़े और पैदल चलते चलते हम लोगों को रास्ते में तरह तरह की दुकानें मिली। अब आगे चल पड़े। रास्ते में आपको कोल्ड ड्रिंक्स की शॉप, आइसक्रीम, टॉफ़ी, बिस्किट, चिप्स, पापड़, कुछ भी आप चाहेंगे आपको मिलेगा। हम सब भी आगे चल पड़े। आगे जाने पर हमको ताज़े नाश्ते की दुकानें भी मिली। यदि आपको ताज़ा नाश्ता करना है तो यहाँ पर आप वो भी कर सकते हैं। ताज़ा नाश्ता मतलब बड़ा पाव, चाउमीन, बर्गर, दाम्बोली, जो भी यहाँ के लोकल फूड आइटम्स है वो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपको काउंटर दिख रहा है। इस काउंटर पर एंट्री फीस बहुत ही मामूली है। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पर पैसेंजर टैक्स रेट लगता है जो कि प्रति व्यक्ति 5 रुपये है, और अगर बच्चे हैं साथ में तो उनका 3 रुपये पड़ता है, जो कि बहुत ही मामूली फीस है यहाँ के रख रखाव के लिए और जो कि ज़रूरी भी है। इसको देने के बाद हम सब अंदर चल पड़े। अंदर भी आपको तरह तरह के स्टॉल्स दिखेंगे। हाँ, यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल ज़्यादा हैं और सबसे अच्छी बात है कि रास्ता बहुत ही साफ़ सुथरा है। यहाँ के लोग वास्तव में काफ़ी जागरूक हैं। आपको कहीं पर किसी भी तरह की गंदगी नहीं मिलेगी। तो हम सब भी आगे चल पड़े। तरह तरह के लोग हम लोगों को मिल रहे थे। कुछ लोकल्स भी थे, कुछ अलग भी थे। इसके बाद चलते चलते हम लोग एक बड़ी सी खुली जगह पर पहुँच गए, जहाँ पर आप अगर फ्रेश होना चाहें तो यहाँ पर आपको इंतज़ाम मिल जाएगा। आप आइए, यहाँ पर फ्रेश होइए अगर आपको ज़रूरत है तो। और फिर आप यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसके बाद से चढ़ाई शुरू हो जाती है और बिल्कुल वही फीलिंग आती जैसे कि हम वैष्णो देवी की चढ़ाई पर गए हों। ये आप देख रहे हैं, जो लोग चढ़ने में असमर्थ हैं तो उनके लिए कुर्सियों का इंतजाम भी है। किराया है मतलब भर का करीबन 1200 रुपये एक तरफ का लगभग एक व्यक्ति का पड़ता है। तो ये रास्ता करीबन 15 से 20 मिनट की पैदल वॉक पर है। चढ़ाई थोड़ी सी तीखी है, इसलिए आपको अपने साथ पानी रखना होगा। और रास्ता चूँकि लंबा है तो आप बीच बीच में आराम करते हुए ही जाएं। आराम से दुकानों को देखिए। आपके पसंद के सामान अगर मिलते हैं यहाँ पे, आपकी ज़रूरत लगती है, बिल्कुल लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। सामान कई तरह के हैं, कुछ हैंडमेड हैं। यहाँ की लोकल कलाकारी भी इसमें दिखती है। यहाँ पे कलाकारों के द्वारा बनाई गई चीज़ें भी हैं। अब जैसे ये सब आप पत्थर के सामान देख रहे हैं, ये सामान यहाँ से समुद्र से निकाले गए पत्थरों से बनाए गए हैं। और ऊपर जाएंगे तरह तरह की मूर्तियाँ, पेंटिंग्स दिखेंगी। चलते रहिए और देखते रहिए। रास्ते में खाने पीने के रेस्टोरेंट मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ खाना है, बिल्कुल खाइए, फ्रेश होइए, चलिए आगे, अपने आप को तरोताज़ा कीजिए। अगर गर्मी है तो मेरी सलाह रहेगी कि आप नींबू पानी या फिर कोई भी पेय पदार्थ जरूर साथ रखें और उसको पीते हुए चलें। ये देखिए भोले बाबा, कितने सारे स्कल्पचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप ले सकते हैं। अपने साथ एक यादगार जरूर रखना चाहिए। और बॉम्बे का फेमस वड़ा पाव तो आपको हर जगह मिलेगा। यहाँ पर भी कई सारी दुकानें हैं जो वड़ा पाव बेचती हैं। हम सब इनको देखते हुए आगे चलते रहे। करीबन 15 से 20 मिनट के बाद हम सब ऊपर पहुंचने वाले थे। रास्ते में धूप से बचने का स्थानीय नागरिकों ने काफ़ी अच्छा इंतजाम कर रखा था। दुकान पूरे रास्ते के ऊपर पन्नियाँ छाई हुई थी, जिससे धूप से हम सब बच रहे थे। और बॉम्बे की बारिश का कोई भरोसा है नहीं, तो ये हमें बारिश से बचाने का भी काम करती हैं। इस प्रकार ये रास्ता आराम से चलते चलते कट गया। चढ़ाई बहुत तीखी नहीं है, लेकिन आपको बीच में रुकने की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। यदि आपको सांस की प्रॉब्लम, यदि आप हार्ट पेशेंट हैं तो आप कई स्टॉपेज लीजिएगा।
और उसके बाद आप आराम से ऊपर पहुंच जाएंगे। हम सब ये कर रहे थे। लोग पहले दर्शन करने जाते हैं, एलिफेंटा केव्स देखने जाते हैं, उसके बाद लौटते समय शॉपिंग करते हैं, क्योंकि गुफाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, करीबन 7 गुफाएं हैं जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए लोग लौटते समय ही शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं। तो आप भी यही कीजिएगा, पहले आराम से खाली हाथ एलिफेंटा देखिए क्या करेंगे अपने साथ सामान कैरी करके, और उसके बाद लौटते समय सामान लीजिए। एक खास बात जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बंदर बहुत हैं। यदि आपने अपने खाने पीने का सामान या मोबाइल छोड़ दिया तो कब वो वहाँ से उड़ जाएगा आप जान नहीं पाएंगे। हमारे साथ भी यही हुआ, हमने बिस्किट का बड़ा पैकेट निकाला कि चलो कुछ खाते हैं, और फिर जब मुड़े तो बिस्किट का पैकेट गायब। देखा कि बंदर महाशय पेड़ पर उसको रख के आराम से खा रहे हैं। अब कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो फिर आगे से थोड़ा सावधान हो गए। यहाँ पर आने के बाद सीढ़ियाँ खत्म हो जाती हैं, इसके बाद एलिफेंटा का हिस्सा शुरू होता है। यहाँ से 2 रास्ते कट जाते हैं। ये जो आप दाहिने साथ रास्ता देख रहे हैं ऊपर जाता हुआ, ये कैनन हिल्स की तरफ जाता है। जो सामने गया है ये एलिफेंटा की गुफाओं तक जाता है। सामने बोर्ड लगा हुआ है, अंदर आइए। एंट्री फीस 40 रुपये प्रति व्यक्ति है और 15 साल से कम के बच्चों का कोई किराया नहीं पड़ता। यदि आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो 25 रुपये प्रति कैमरा है, और स्टिल फोटोग्राफी का कोई चार्ज नहीं है। तो हम भी आए, टिकट लिया और चल पड़े एलिफेंटा केव की यात्रा पर। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई से लगभग 10 किलोमीटर दूर बौद्ध और हिंदू गुफाओं का एक समूह है। यह एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है, जिसे घारापुरी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इस समूह में 7 रॉक कट गुफाएं हैं और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित भी किया गया है। 7 गुफाओं में से 5 हिंदू भगवान शिव को समर्पित हैं। 2 अन्य गुफाएं बौद्ध शैली में बनी हैं। हालांकि गुफाओं में अधिकांश कलाकृतियां और शिलालेख नष्ट हो गए हैं, लेकिन इसके कुछ हिस्सों को बहाल कर दिया गया है। गुफा 1, जिसे महान गुफा के रूप में जाना जाता है, सभी गुफाओं के बीच में सबसे अच्छी स्थिति में है। एलिफेंटा गुफा द्वीप हिंदुओं के बीच पूजा स्थल के रूप में लोकप्रिय है। वे यहाँ भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। यह ट्रैकिंग गंतव्य के रूप में भी जाना जाता है। लोग यहाँ पर ट्रैकिंग भी करते हैं। इसकी खुदाई से प्राप्त चिन्हों और साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों ने इन गुफाओं का समय 5वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी के मध्य का बताया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चालुक्य शासकों ने इन शानदार गुफाओं का निर्माण कराया था। मौर्य, शाही और मराठों सहित कई अन्य शासकों ने बाद में इस क्षेत्र पर शासन किया। 1500 के दशक में पुर्तगाली यहाँ आए थे। जब उन्होंने एक विशाल हाथी की मूर्ति देखी तो इसका नाम एलिफेंटा द्वीप रख दिया गया। वह प्रतिमा आज मुंबई के डॉक्टर भाऊ दाजी लॉर्ड संग्रहालय में रखी हुई है। पुर्तगाली शासन के दौरान गुफाओं को भी गंभीर नुकसान हुआ। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए तब तक गुफाएं बहुत ही खराब स्थिति में थी। इन गुफाओं का संरक्षण 1900 के दशक में शुरू हुआ और 1970 के दशक के दौरान महान गुफा को उसके वर्तमान स्वरूप में पुनर्स्थापित किया गया और अन्य गुफाओं की मरम्मत भी की गई। एलिफेंटा गुफाओं के परिसर में 7 गुफाएं हैं, जिन्हें 2 समूह में विभाजित किया गया है, और ये गुफाएं ठोस बेसाल्ट चट्टान से काटी गई हैं। पहले समूह में 5 गुफाएं हैं, जिन पर हिंदू मूर्तियां उकेरी गई हैं। गुफा 1 सबसे विस्तृत है। जब आप अंदर आएंगे टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद, तो सबसे पहले गुफा नंबर 1 ही आपको दिखेगी। सुंदर कलाकृतियों दीवारों से ये ढकी हुई है। गुफा में एक स्तंभित मंडप भी है जिसमें एक शिवलिंग है। एक बड़ा हॉल भी गुफा का हिस्सा है, जिसकी दीवारों पर भगवान शिव की विभिन्न मूर्तियां उकेरी गई हैं। अन्य 4 गुफाएं छोटी हैं, उतनी बड़ी नहीं है। ग्रैंड गुफा यानी गुफा नंबर 1 परिसर में सबसे बड़ी है और इसे जितना संभव हो सके संरक्षित और पुनर्स्थापित किया गया है। उत्तरी प्रवेश द्वार पर आपको नटराज रूप और योगेश्वर रूप में शिव की मूर्तियां मिलेंगी और गुफा के भीतर आपको हिंदू पौराणिक कथाओं की कई मूर्तियां और नक्काशियां मिलेंगी। उनमें से त्रिमूर्ति यानी 3 सिर वाले शिव की 20 फीट ऊंची अखंड मूर्ति सबसे अच्छी लगती है देखने में। त्रिमूर्ति गुफा के मुख्य आकर्षणों में से एक है और यह प्रवेश द्वार की ओर मुख करके दक्षिण की दीवार पर बनाई गई है। बड़े मंडप हॉल में शिवलिंग पश्चिम की ओर है और आपको दीवारों पर अर्धनारीश्वर, गंगाधर और रावणानुग्रह की मूर्तियां भी मिलेंगी। शिव के विवाह के रूप में जाने वाली एक नक्काशी भी यहाँ पर मौजूद है।
गुफा 2 और 3 पहली गुफा से छोटी है और प्रत्येक में खंभों पर खड़ा एक मंडप हॉल है। अन्य 2 हिंदू गुफाएं आज खंडहर के रूप में हैं। बौद्ध शैली की झलक प्रदान करने वाली गुफा 6 को सीताबाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इनमें 3 कक्षों वाला एक बड़ा हॉल है जिसके मध्य में एक मंदिर है। इस गुफा की दीवारों को बारीक नक्काशी से सजाया गया है। दूसरी बौद्ध गुफा अधूरी है। गुफाओं के पहले समूह के पास एक सकरा रास्ता है, आपको कैनन हिल की चोटी तक वो ले जाता है। आपको वहां 2 बड़ी तोप दिखाई देंगी और आसपास के समुद्र और मुंबई के क्षितिज के मनोरम दृश्य भी आपको दिखाई देंगे। मुंबई में एलिफेंटा की गुफाएं सोमवार को छोड़कर पूरे साल खुली रहती हैं। एलिफेंटा केव्स फेरी से मुंबई से द्वीप तक पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता है। पहली नौका सुबह 9 बजे गेटवे ऑफ इंडिया की जेटी से निकलती है और आखिरी दोपहर 2 बजे निकलती है। और आखिरी फेरी एलिफेंटा द्वीप के मुख्य भूमि से लौटने के लिए शाम 5:30 बजे निकलती है। रिटर्न टिकट आपको गेटवे ऑफ इंडिया से ही मिल जाएगा। एलिफेंटा केव्स फेरी की कीमत 260 रुपए है और हर आधे घंटे पर ये नाव निकला करती है। एलिफेंटा की गुफाओं में प्रवेश शुल्क के रूप में यह भारतीय और सार्क देशों के आगंतुकों के लिए प्रति व्यक्ति 40 रुपए है। अन्य विदेशी नागरिकों के लिए शुल्क 600 रुपए है। प्रवेश शुल्क के साथ गांव में प्रवेश करने के लिए अतिरिक्त 10 रुपए लिए जाते हैं। आपसे वीडियोग्राफी करने के लिए 25 रुपए का अलग से शुल्क लिया जाता है। फोटोग्राफी बिल्कुल निःशुल्क है। एलिफेंटा केव आइलैंड में आपको जेटी से गुफा परिसर के प्रवेश द्वार तक ले जाने के लिए एक छोटी टॉय ट्रेन है जिसकी कीमत 10 रुपए प्रति व्यक्ति है और इस 10 रुपए में आना और जाना दोनों शामिल है। गुफाओं में जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मार्च के बीच का है, जब तापमान अधिक नहीं होता है और आसमान अपेक्षाकृत साफ रहता है। इसके अलावा यदि आप फरवरी में मुंबई जाते हैं तो आप एलिफेंटा द्वीप उत्सव में भी भाग ले सकते हैं। मानसून में एलिफेंटा की गुफाएं भी आकर्षक होती हैं, लेकिन बारिश होने पर फेरी सेवाएं बंद हो सकती हैं या समुद्र की लहरें छोटे क्रूज के लिए अनुकूल नहीं होती हैं। इसलिए सर्दियों के दौरान नवंबर से फरवरी के बीच गुफा की यात्रा करें। बिना किसी परेशानी के आप यात्रा कर सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से, आपके शेयर से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम तरह तरह के वीडियो और नए नए वीडियो आप तक लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय माता की।